आज से 30 दिन पहले जब साल 2026 शुरू हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि नेटो देशों के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में अमेरिका को ही आमंत्रित नहीं किया जाएगा। पर अब ऐसा हो रहा है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है स्टेडफास्ट डार्ट, जिसमें यूरोप के 11 देशों के 10,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। 11 देशों के 10,000 सैनिक, लेकिन इसमें अमेरिका नहीं है। और जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? यूरोप के देश ये दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका के बिना भी अपने दम पर भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और इससे आपको ये पता चलेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पश्चिमी देशों की एकता को कैसे बर्बाद कर दिया है। और जैसे ही ट्रंप यूरोप के देशों के सामने खड़े हो गए, तो उन्होंने भी अब अपनी ताकत, जिसे मसल फ्लेक्सिंग कहते हैं, वो दिखानी शुरू कर दी है। हालत यह हो गई है कि नेटो के यूरोपीय देश अब इस युद्धाभ्यास के जरिए यह दिखाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर उन्हें युद्ध की स्थिति में अमेरिका के बिना अपनी सेनाओं को महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना है, तो क्या वो ऐसा करने में सक्षम होंगे, या उन्हें ऐसा करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। युद्धाभ्यास की तस्वीरें देखिए। इस युद्धाभ्यास की बात लेकिन सिर्फ नहीं है। इसी हफ्ते यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसे कहा जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। अमेरिका को काफी तकलीफ हुई। अमेरिका ने खुलकर इसके खिलाफ बोला, यूरोप के देशों को भड़का रहा है, कहा भारत, और कह रहा है कि इस डील से यूरोप के देशों को कम और भारत के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। और इसके पीछे सीधा सा कारण यह है कि जब अमेरिका भारत को अपने 50% टैरिफ से चोट पहुंचाना चाहता था, तब यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को बाईपास करके भारत के साथ ये डील कर ली। 2013 से इस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन ये अमेरिका का ही साइड इफेक्ट कहलाएगा कि ये जल्दबाजी में और जल्दी से एक सफल तरीके से कर लिया गया। तभी तो उर्सुला वॉन डर लेयन जब वहां से ऐलान कर रही थी इसी मंच से, उन्होंने कहा वी डिड इट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर। जाहिर तौर पर यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। अब देखिए, यूरोप से 7,500 किलोमीटर दूर आप चाइना की राजधानी देखिए। हम क्यों कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है? बदल रहा नहीं है। आप सोचिए, चाइना की राजधानी बीजिंग से आई इन तस्वीरों को देखिए। 8 सालों के बाद ऐसा हुआ है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चाइना के दौरे पर आए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरे पर अमेरिका का मीडिया हैरानी जता रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने चाइना के सामने झुकने की सारी हदें पार कर दी हैं। ब्रिटेन का चाइना के खेमे में जाना बहुत खतरनाक है। अब कई लोग इसे खींच बता रहे हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप के देशों को भड़काया किसने? ग्रीनलैंड के मुद्दे पर एक वक्त पर दबाव बनाने के लिए 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये तमाम देश हाथ पर हाथ धरे तो बैठे रहेंगे नहीं। हालांकि दावोस जाते जाते ट्रंप को पता चला कि स्थिति क्या है और टैरिफ तो वापस ले लिया, लेकिन अब ये सभी देश अपने अपने ऑल्टरनेट ऑप्शन तलाश रहे हैं। अब चाइना के बाद आप रशिया की राजधानी मॉस्को देखिए। ये तस्वीरें भी खास है। रशिया की राजधानी मॉस्को से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। अब इसको आप समझिए, ईरान के साथ जो संबंध रशिया के हैं दोस्ती के, और ईरान के साथ जो बिल्कुल दुश्मनी जैसी स्थिति है यूएई की, ऐसे में यूएई के साथ ये बैठक मॉस्को में मायने रखता है। विस्तार से अभी बताएंगे। पिछले हफ्ते ही शेख मोहम्मद बिन जायद सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट के लिए भारत के दौरे पर आए थे, और अब भारत के बाद उन्होंने रशिया के दौरे पर जाकर अमेरिका को एक नई चिंता में डाल दिया है। और ये सारे घटनाक्रम यही नहीं रुकते। एक तरफ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद रशिया के दौरे पर हैं, तो इसी दौरान आनन फानन में यूएई के पड़ोसी देश सऊदी अरब के रक्षा मंत्री वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं, और वहां उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से मुलाकात की। और सबके बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी तुर्की पहुंच गए हैं। और कहा जा रहा है कि इस्तांबुल में ही आज ये तय होगा कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई किस तरह जाएगी। अब आप इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए और ये सोचिए कि क्या आपको नहीं लगता कि पिछले 1 महीने में दुनिया के सारे समीकरण इधर से उधर हो गए? ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अलग थलग है, दुनिया के बाकी देश एक दूसरे के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, और यहीं से एक नए खेल की भी शुरुआत हो गई है। ये खेल कोई मामूली खेल नहीं होगा।
अगर चाइना ब्रिटेन की दोस्ती हो रही है, अगर रशिया यूएई के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, अगर नेटो देश अमेरिका के बिना युद्धाभ्यास करने वाले हैं और यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ये सारे समीकरण इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि अब दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। अब वो दिन लग चुके हैं जब वैश्विक राजनीति की दिशा वॉशिंगटन डीसी से तय होती थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने अब ईरान पर हमला करने की पूरी योजना बना ली और इसके लिए अमेरिका की सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुल 3 विकल्प रखे। पहला विकल्प यह है कि अमेरिका की सेना ईरान पर हवाई हमले करके उसके परमाणु मिसाइल ठिकानों को तबाह कर सकती है। पहले भी दावा किया था कुछ दिन पहले, फिर कर सकते हैं। जिस तरह पिछले साल अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर B-2 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स जो है वो विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए थे बॉम्ब। दूसरा विकल्प, अमेरिकी सेना हवाई हमलों के साथ ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है और इस दौरान ईरान के सभी मुख्य जो सैन्य ठिकाने हैं, मिसाइल ठिकाने हैं, उन जगहों को नष्ट किया जा सकता है जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सबसे भारी तैनाती है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ये दूसरा विकल्प चुनते हैं तो अनुमान है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध कई महीनों तक खिंच सकता है और तीसरा विकल्प यह कि वेनेजुएला की तरह ईरान में तख्ता पलट कर दे और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर उनकी 4 शर्तों को ईरान पूरा कर देता है तो वो ईरान पर अमेरिका के हमले को रोक देंगे। पहली शर्त, ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम पूरी तरह बंद हो। दूसरी शर्त, यूरेनियम की मात्रा ना बढ़ाई जाए। तीसरी शर्त, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता सीमित हो। और चौथी शर्त यह है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे आतंकी संगठनों की मदद करना बंद कर दे। Iran, Mr. President, have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. You said, Mr. President, we're securing the border. The military was proud to do their part alongside Homeland Security to do that. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department. तो राष्ट्रपति ट्रंप की इस धमकी के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान को भी पता चल चुका है कि अमेरिका उस पर हमले की सारी तैयारी कर चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमले की इन धमकियों के बीच ईरान की राजधानी तेहरान से एक सरकारी विमान कल देर रात मॉस्को पहुंचा है और कहा जा रहा है कि हमले के डर से ईरान के शीर्ष अधिकारी अभी से रशिया भागने की तैयारी कर रहे हैं। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं। अगर आप यहां देखेंगे, ये देखिए, ये विमान, तो विमान का जो मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस विमान को ईरान गवर्नमेंट के नाम से लिस्ट किया गया है, जिससे रात में लगभग 9:28 पर तेहरान से उड़ान भरी और यहां से वो सीधा पहुंच गया मॉस्को और इसीलिए ये बातचीत हो रही है। देखिए, 9:28 पर टेक ऑफ करता है तेहरान से। लगभग 3 घंटे बाद 12:26 पर यह विमान रूट से मॉस्को पहुंचा। अब अल जजीरा की रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान के सरकारी विमान का अचानक मॉस्को पहुंचना, अल जजीरा का कहना है कि ईरान से एक विमान का अचानक मॉस्को पहुंचना संदिग्ध है और हो सकता है कि हमले के डर से ईरान के शीर्ष अधिकारी रशिया में शरण लेने की तैयारी कर रहे हो। और कल भी जो सरकारी विमान तेहरान से मॉस्को पहुंचा है उसमें दावा है कि अली लारिजानी हो सकते हैं। लारिजानी को ईरान की सत्ता में बेहद प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। वो न सिर्फ सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई के सबसे करीबी माने जाते हैं, लेकिन ईरान की सरकार में बहुत प्रभावशाली उनको माना जाता है। जूम इन कर लीजिए, थोड़ा और जूम इन कर लीजिए, धन्यवाद। ईरान की सरकार में बेहद प्रभावशाली है, अली खामेनेई के करीबी सलाहकार है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ये सचिव हैं और खामेनेई के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। और इसी लारिजानी के बारे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव लारिजानी हो सकता है मॉस्को पहुंच गए हों।
राष्ट्रपति पुतिन अयतुल्ला खamenei और उनके शीर्ष अधिकारियों को इसलिए भी शरण दे सकते हैं क्योंकि ईरान की तरह रशिया भी अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल रहा है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मामला वही दिखाई दे रहा है। ईरान की तरह रशिया में अमेरिका के प्रतिबंध और दुश्मन का दुश्मन अगर दोस्त तो शरण दे सकते हैं पुतिन। अब कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर को अगर आप समझिए तो अमेरिका के दुश्मन ईरान के शीर्ष नेताओं को अपने यहां शरण दे सकते हैं और इससे पहले भी उन्होंने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार को पिछले साल रशिया में शरण दी थी। पहली बार साल 1937 में, दूसरी बार 1938 में, तीसरी बार 1939 में, चौथी बार 1947 में और आखिरी बार साल 1948 में उन्हें पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। जब आज ही के दिन 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। हर बार पुरस्कार देने वाली समिति महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों की प्रशंसा खूब करती थी, लेकिन फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर गांधी जी को यह पुरस्कार दिया ही नहीं जाता था। साल 1937 में जब पहली बार गांधी जी इस पुरस्कार के लिए नामांकित हुए, तब नोबेल कमेटी के सलाहकार और नॉर्वे के प्रोफेसर जेकब वॉर्म म्यूलर ने कहा था कि गांधी जी निसंदेह, अनडाउटेडली एक अच्छे, महान, तपस्वी व्यक्ति हैं जो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी गांधी जी को यह पुरस्कार दिया नहीं गया। साल 1938 और 1939 में भी उनके साथ यही हुआ। इसी दौरान महात्मा गांधी ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को दूसरा विश्व युद्ध रोकने के लिए चिट्ठी लिखी थी और अहिंसा और शांति को दुनिया के लिए खतरनाक, माफ कीजिएगा, हिंसा को दुनिया के लिए खतरनाक बताया था। साल 1947 में भी जब महात्मा गांधी को फिर से इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, तब भी 5 में से 2 ही सदस्यों का उन्हें वोट मिला और इस बार भी ये कहते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला शांति का कि गांधी जी ने शांति के प्रयास तो किए लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। साल 1948 में भी इस पुरस्कार के लिए गांधी जी को नामांकित किया गया, लेकिन 30 जनवरी आज ही का दिन 1948 को उनकी हत्या के बाद नोबेल कमेटी ने यह तय किया कि वो मरणोपरांत इस पुरस्कार को गांधी जी को नहीं दे सकती, इसलिए इस वक्त ये पुरस्कार नहीं दिया गया। बड़ी बात यह है कि गांधी जी ने अपने जीवन में जो कुछ किया उसका मकसद पुरस्कार पाना नहीं था, इसलिए इस पुरस्कार का उन्हें ना मिलना कोई बड़ी खबर कभी नहीं बना। लेकिन आज आप राष्ट्रपति ट्रंप को देखेंगे तो उनकी सुई इस नोबेल पर ही अटकी हुई है। गांधी जी ने अपने विचारों से लोगों का विश्वास कमाया, विश्वास इन तस्वीरों में दिखता है। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी और यही कारण था कि उनकी हत्या के बाद इस पर जो न्यूज रील बनाई गई उसे उस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा गया और इस न्यूज रील को 2 कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया था, जिनमें एक नाम था जॉन टर्नर और दूसरे थे वेद प्रकाश। ये वीडियो आप देख रहे हैं। आज हमने गांधी जी की अंतिम यात्रा की दुर्लभ तस्वीरें आपके लिए निकाली है, जिसमें 15 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जाती है और इनमें लॉर्ड माउंटबैटन, उनकी पत्नी लेडी माउंटबैटन और चाइना के राजदूत ने भी हिस्सा लिया था। उस समय यह अंतिम यात्रा बिरला हाउस से राजघाट तक निकाली गई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर के पैरों के पास बैठे थे, जबकि नेहरू उनके सिर के पास बैठे थे। देखिए, अब अन्य खबरों का रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है, आखिर ये कीमतें कहां तक जाएंगी और आपको मौजूदा स्थिति में सोना चांदी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। कल जब 9 बजे हम आपको ये खबर बता रहे थे कि किस तरह से सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, कौन कौन से देश सोना खरीद रहे हैं, कैसे वो यूएस बॉन्ड से अलग होना चाहते हैं, उसी दौरान एक क्रैश देखा गया कीमतों में।
ठीक उसी वक्त जब लगभग ब्लैक एंड व्हाइट का ये शो चल रहा था। तो आज हमने नए सिरे से पूरी खबर को आपके लिए समेटा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस वक्त आपको सोने चांदी की खरीदारी से दूरी बना लेनी चाहिए, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए आप इन आंकड़ों को देखिए। एक दिन पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट होने से पूरी दुनिया में सभी निवेशकों के 275 लाख करोड़ डूब गए। ये पैसा रशिया जैसे देश के कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 29 जनवरी को 10 ग्राम सोने की कीमत 1,75,340 रुपए थी, जो सिर्फ 24 घंटे में 1,65,795 रुपए हो गई। यानी 10 ग्राम सोने की कीमत एक दिन में 10,000 रुपए नीचे आ गई, जो 5.4% की गिरावट है, 5.4%। अब ऐसे ही चांदी में आई है। 29 जनवरी को 1 किलोग्राम चांदी 3,69,000 रुपए, जो आज 3,39,000, यानी 40,000 की गिरावट, लगभग 10-10.5%। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो सोना चांदी अब तक महंगे हो रहे थे, इनकी कीमतें अचानक क्यों क्रैश हो गई। तो उसका कारण है निवेशकों ने मुनाफा कमाने के लिए कल सबसे ज्यादा सोने की बिक्री की, जिससे इनके दाम नीचे आ गए। और दूसरा कारण यह है कि अमेरिका ने अपने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन को बदलने का ऐलान किया है, और क्योंकि फेडरल रिजर्व जो ब्याज दरें करता है उससे सोने की कीमतें सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं, इसलिए इसका कल सोने की कीमतों पर असर पड़ा। और कहा जा रहा है कि इन कीमतों का जो बबल बना हुआ था वो फूट पड़ा। ये वो स्थिति होती है जिसमें सोने चांदी की कीमतें खुद को करेक्ट करती हैं। हो सकता है अभी भी वही हो रहा है। राजस्थान के जोधपुर में एक 25 वर्षीय युवा कथावाचक प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने हंगामा खड़ा कर दिया है। बाड़मेर और आसपास के तमाम जिलों में कथावाचक प्रेम बाइसा के लाखों समर्थक थे। अच्छा, हुआ क्या? पिछले कुछ समय से वो एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विवादों में चल रही थी, और इसीलिए 28 जनवरी को अचानक उनकी मौत की खबर ने समर्थकों को गुस्से से भर दिया। समर्थकों का कहना है कि प्रेम बाइसा की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि हत्या है। हाई लेवल जांच होनी ही चाहिए। समर्थकों का गुस्सा क्या जायज है? ऐसा लगता है क्योंकि एक युवा कथावाचक जिसके समर्थक लाखों की संख्या में है, और सोशल मीडिया पर भी जिसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, इसकी मौत इतने संदिग्ध घटनाक्रम के बीच हुई है, जांच तो जरूरी हो ही गई है। प्रेम बाइसा जोधपुर के साधना कुटीर आश्रम में रहती थी, और यहीं पर उनके पिता और गुरु वीरम नाथ भी रहते हैं। प्रेम बाइसा के पिता के मुताबिक प्रेम बाइसा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उन्हें सर्दी जुकाम था। 28 जनवरी को शाम 4:15 पर पिता वीरम नाथ ने देवी सिंह राजपुरोहित नाम के कंपाउंडर को फोन किया। कंपाउंडर को क्यों फोन किया? डॉक्टर की जगह। उससे कहा कि प्रेम बाइसा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। करीब 4:45 के आसपास कंपाउंडर साधना कुटीर आश्रम पहुंच जाता है। उसने प्रेम बाइसा को एक इंजेक्शन लगाया। पिता का दावा है कि इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों में प्रेम बाइसा की तबीयत तेजी से बिगड़ी। उन्हें तुरंत पास के ही प्रेक्षा हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 5:30 बजे प्रेम बाइसा को उनके आश्रम से अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। प्रेम बाइसा को प्राइवेट हॉस्पिटल के जिस डॉक्टर ने सबसे पहले ट्रीटमेंट दी थी, हमने उनसे बात की। वो लाए थे तो उनकी कंडीशन बिल्कुल सीरियस ही थी, नियर टू एक्सपायर जैसी थी, और फिर भी उनके फादर बहुत क्राई कर रहे थे। उन्होंने खूब रिक्वेस्ट की, तो हम लोगों ने जो CPR देते हैं कोई भी पेशेंट के लिए, जब भी हमारे पास आता था हमारा फर्स्ट यही रहता है हम कैसे भी करके उसकी जान बचाएं। हम लोगों ने CPR वगैरह दिया था, पर उसके बाद भी हम उनको रिवाइव नहीं कर पाए। डॉक्टर के मुताबिक प्रेम बाइसा की मौत अस्पताल लाने से पहले हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद जो घटनाक्रम उसने युवा कथावाचक के समर्थकों के अंदर हत्या का संदेह पैदा कर दिया है। संदेह की वजह क्या है? संदेह की पहली वजह सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी के लिए इंजेक्शन देना। कौन सा इंजेक्शन? आपने अस्पताल के डॉक्टर को खुद सुना कि प्रेम बाइसा अक्सर सर्दी जुकाम होने पर उनके पास आती थी, और कथा के लिए जाने की बात कहकर जल्दी ठीक करने की बात तक कहती थी। संदेह इस बात पर है कि आखिर सर्दी जुकाम होने पर कंपाउंडर के जरिए उन्हें इंजेक्शन क्यों लगाना पड़ा, और वो कौन सा इंजेक्शन था जो प्रेम बाइसा दिया गया, जिससे उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। संदेह की दूसरी वजह प्रेम बाइसा के पिता का संदिग्ध फैसला है। डॉक्टर्स ने जब वीरम नाथ को बताया कि प्रेम बाइसा की मौत हो चुकी है, तब उन्होंने पोस्टमार्टम से बचने की कोशिश क्यों की? बताया जा रहा है कि वीरम नाथ प्रेम बाइसा के शव को लेकर सीधे आश्रम चले गए, जबकि प्रेम बाइसा की मौत सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई थी।
नियमानुसार ऐसी स्थिति में शव को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। आप उनकी उम्र ही देखिए। ऐसे में अचानक हुई मौत के बाद यही प्रक्रिया है। यह बात हैरान करती है कि यह काम प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने किया। उन्होंने प्रेम बाइसा की मौत की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने उनके शव को अपने कब्जे में लिया, आश्रम का उनका कमरा सीज किया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। कहा जा रहा है कि प्रेम बाइसा के पिता ने पोस्टमार्टम को टालने की कोशिश की थी। संदेह है कि ऐसा करके क्या कोई बड़ा राज छिपाने की कोशिश हुई। प्रेम बाइसा के शव का पोस्टमार्टम टालने की कोशिश तो हुई ही, इसके अलावा उनकी मौत के चंद घंटे के अंदर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक पोस्ट भी डाली गई, जिसको सुसाइड नोट की तरह पेश किया गया। 28 जनवरी को 5:30 बजे जब प्रेम बाइसा को अस्पताल पहुंचाया गया, तब उनकी मौत हो चुकी थी। और आपको हैरानी होगी जानकर कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से मौत के 3 घंटे बाद एक पोस्ट डाली गई। प्रेम बाइसा को ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की एक तस्वीर और एक नए नोट पोस्ट किया गया, जिसमें सनातन धर्म की तारीफ की गई है और देश के संतों और गुरुओं से आशीर्वाद मांगा गया। इस पोस्ट में संतों से कहा कि उनकी अग्नि परीक्षा की अपील नहीं मानी गई और उन्हें भरोसा है कि संत महात्मा उन्हें जीते जी न्याय दिला पाए, कम से कम मृत्यु के बाद तो न्याय दिला ही दे। अब सोशल मीडिया पोस्ट ने हंगामा मचा दिया। यह तय था कि इसे प्रेम बाइसा की तरफ से तो नहीं किया गया था, क्योंकि मृत्यु के 3 घंटे बाद। अब सवाल यह था कि सुसाइड नोट जैसा दिखने वाला ये इंस्टाग्राम पोस्ट आखिर किया किसने। हमने पता चला कि ये पोस्ट प्रेम बाइसा के पिता वीरमनाथ ने अपने ड्राइवर से करवाया था।